लेक्चर में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में, या कहें कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। क्लियर है? चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले देख लेते हैं कि भारत की इस विदेश नीति के आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखेंगे। तो दोस्तों इसी के अंतर्गत हम कुछ आज जो है 8 कंसेप्टों पर बात करेंगे। इसके तहत ही जैसे कि जो भी ये 8 कंसेप्ट है पूरे के पूरे भारतीय विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसी की जो है कुछ विशेषता है। और इन यकीन ये मानिए कि आप लोग की भारत की विदेश नीति जो है ना, इसकी देखिए पूरे विश्व में पूरा विश्व जो है भारतीय विदेश नीति की प्रशंसा करता है। भारत की विदेश नीति जिन आधारों पर बनाई गई है वो विश्व के अन्य देशों से कहीं ज्यादा सक्षम है दोस्तों, ये भारत की विदेश नीति। और बाकी में होना भी चाहिए। लगभग विश्व के सभी देशों में इस प्रकार की नीति को अपनाया जाना चाहिए। अब ये भारत की विदेश नीति की विशेषता क्या है कि देखिए कैसे बनी थी, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, इसके उद्देश्य क्या थे, ये तो हम समझ चुके हैं, ये हम देख चुके थे। अब आज जो हम बात करेंगे कि इसकी विशेषता क्यों है, क्या ऐसी खास बात है भारत की विदेश नीति में जिसकी पूरा विश्व इस भारतीय विदेश नीति की प्रशंसा करता है। तो क्या है ऐसी बातें, तो ये इन्हीं 8 कंसेप्टों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। और एक बात आप और कोड कर ले और अपने दिमाग में स्टोर करके रख ले कि जो ये 8 कंसेप्ट आप देख रहे हैं ना, ये अपने आप में भी दोस्तों जो है ये क्वेश्चन अपने आप में एक सेल्फ क्वेश्चन है। किस प्रकार से कि आपसे एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि लघुत्तरीय प्रश्न जो आते हैं 3 से लेकर 5 नंबर तक के, उसमें आपको पर्सनली इन पर टिप्पणी करने के लिए कह सकता है, स्पष्ट कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता पर टिप्पणी कीजिए, विश्व शांति पर टिप्पणी कीजिए, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद पर टिप्पणी कीजिए, मैत्रीय शांतिपूर्ण सहस्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रकार से ये 8 ही कंसेप्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है, अपने आप में क्वेश्चन है। और 8 कंसेप्ट को समझ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट किया, बल्कि ये समझ के चलिए कि अगर 8 कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं ना तो 8 क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं। ठीक है, यही हमारी विशेषता है हमारी क्लासेस की कि हम पूरे जो भी कंसेप्ट आपके लिए लेकर आते हैं पूरा टॉपिक को शुरू से लेकर एंड तक पूरे विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों 1 बाय 1 करके इनको समझने की। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है गुट निरपेक्षता। क्या है? गुट निरपेक्षता, है ना। तो नॉन अलायंस, तो इसको क्या होती है गुट निरपेक्षता, पहले इसको व्यवहारिक तौर पर समझ लीजिए कि गुट निरपेक्षता का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिस समय हम आजाद हो रहे थे, जिस समय हमें स्वतंत्रता मिल रही थी, उस समय या कहें कि उसके कुछ साल पहले भी जो है पूरा विश्व 2 गुटों में बंटना स्टार्ट हो चुका था, 2 गुटों में बंटना स्टार्ट हो गया था। तो एक गुट का जो नेता था वो था अमेरिका और दूसरे गुट का जो नेता था वो था रूस। तो कुछ देश अमेरिका की तरफ थे और कुछ देश रूस की तरफ थे। अब ये 2 गुटों में पूरा विश्व बंट चुका था। इन दोनों गुटों में अब यहाँ पर दोस्तों जो है शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था। अब आप में से कुछ स्टूडेंट देख पूछे बोलेंगे कि भैया शीत युद्ध क्या होता है, हमें नहीं पता। तो दोस्तों शीत युद्ध मतलब एक ऐसा युद्ध होता है जो कि किसी रणभूमि में न लड़ा जाकर के दिमाग में लड़ा जाता है। कहां पर? रणभूमि में न लड़कर दिमाग में लड़ा जाता है ना, उसको हम बोलते हैं शीत युद्ध। मतलब कि आपस में तनातनी चल रही हो लेकिन अभी तक वास्तविक रूप से वहां पर लड़ाई ना हुई हो, उसी को हम शीत युद्ध बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार के पूरा विश्व 2 गुटों में बढ़ चुका था। अब यहाँ पर 100% ऐसा लग रहा था कि अब पक्का यहाँ पर जो है फिर से कोई नया विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, और हुए भी है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुए थे ये सब ना, इसी प्रकार की समस्याओं कारण हुए थे। और जो ये विश्व युद्ध हुए थे ये 2 गुटों का ही संघर्ष था। ठीक है ना। तो ये जो गुट निरपेक्षता है, गुट निरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि जो दोनों गुट थे इन दोनों गुटों से अलग रहना, इन दोनों गुटों से अलग रहना ही गुट निरपेक्षता की नीति है, जिसको भारत ने सबसे पहले अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्त करते ही सबसे पहले इसी नीति का पालन किया भारत ने, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। चलिए अब थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पार्ट को भी समझ लेते हैं, है ना। आइए, विश्व राजनीति में भारतीय विदेश नीति का दृष्टिकोण मुख्यतः असंलग्नता या गुट निरपेक्षता का रहा है। किसका? असंलग्नता का या गुट निरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसे भारतीय विदेश नीति का सार तत्व भी कहा जा सकता है। मतलब ये कि भारतीय विदेश नीति जो है उसका प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य और सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता रही है वो गुट निरपेक्षता की नीति की रही है। भारत ने शुरू से लेकर के आज तक वर्तमान तक जो है गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया है। कभी भी किसी भी गुट में भारत शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पूरा विश्व 2 विरोधी गुटों में बढ़ चुका था, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रसिया, है ना। दोनों के अपने अपने देश थे, उनमें शीत युद्ध चल रहा था। भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया और भारत ने दोनों गुटों से अलग रहते हुए एक अलग सी नीति अपनाई और उसे गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाता है। तो अब आपके दिमाग में ये पूरी तरह से स्टोर हो चुका है, सेव हो चुका है कि गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, कि दोनों गुटों से पृथक रहना या कहें कि किसी भी गुट में शामिल ना होना ही गुट निरपेक्षता की नीति है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अब आपको तो पता ही है कि जब देश आजाद हुआ था तो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? नेहरू साहब थे। तो नेहरू ने जब हम स्वतंत्र हुए थे उसी समय नेहरू ने कहा था कि यदि स्वतंत्रता का हनन होगा, यदि स्वतंत्रता किसी से छीनी जाएगी या न्याय की हत्या होगी
अन्याय होगा अथवा कहीं आक्रमण होगा, वहां ना तो हम तटस्थ रह सकते हैं और ना भविष्य में तटस्थ रहेंगे। तो पंडित नेहरू ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि साहब हाँ, हम तटस्थ है, संलग्नता की नीति को अपनाते हैं, गुटनिरपेक्षता की नीति को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के अन्याय को भी बर्दाश्त करते रहेंगे। कभी भी जब हमारे साथ कभी अन्याय होगा या हम पर कभी आक्रमण होगा तो हम ये तटस्थता की नीति को हैंड टू हैंड त्याग देंगे, है ना। तो ऐसा है कि विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही इस प्रकार की नीतियों को भारत ने अपनाया था, ना कि डर करके। ठीक है, बाकी तो आपको और आगे एक एक चीज क्लियर होने वाली। यहाँ पर जो 8 पॉइंट है ना, 8 पॉइंट में भारत की विदेश नीति और भारत की विदेश नीति की जो विशेषता है वो सब आपको बहुत क्लियरिटी के साथ देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विश्व शांति और युद्धों का विरोध। तो भाई विश्व शांति को बनाए रखना भारत का प्रथम उद्देश्य था, है ना। भारत की विदेश नीति का प्रथम उद्देश्य क्या था? विश्व शांति को बनाए रखना, वहीं युद्ध का विरोध करना। तो भारत का प्रथम उद्देश्य ये रहा है कि विश्व शांति को बनाए रखने के लिए युद्धों का विरोध किया जाए, लड़ाई झगड़े ना किए जाए। लेकिन 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 ये युद्ध का विरोध इसलिए नहीं कर रहा है भारत कि भारत को युद्ध नहीं कर सकता है, बल्कि भारत इसलिए विरोध करता है युद्धों का क्योंकि विश्व में शांति व्यवस्था को सबसे पहले खंडित करने का जो कारण होता है वो युद्ध ही होते हैं। अगर युद्ध नहीं होंगे तो शांति व्यवस्था को पूरे विश्व में जो है स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, आइए थोड़ा स्लाइड पर आइए, एक एक पॉइंट आपका पूरा क्लियर होता चलेगा। भारत की विदेश नीति सदैव ही विश्व शांति की समर्थक रही है। ठीक है, भारत ने प्रारंभ से ही यह महसूस किया कि युद्ध व संघर्ष, प्रारंभ से ही याद रखिएगा, युद्ध व संघर्ष भारत के सर्वांगीण विकास में बाधा है। तो भारत ने खुद ही महसूस किया कि भाई अगर युद्ध होता है, कोई संघर्ष होता है किसी अन्य देश के साथ में, जैसा कि हमारा संघर्ष प्रारंभ से ही पाकिस्तान के साथ चला आ रहा है, चीन के साथ भी संघर्ष चलता आ रहा है, तो ये सब क्या होता है कि भाई हमारे विकास के लिए तो बाधा है ही है, सामने वाला भी विकास नहीं कर पाता है। जहां जहां संघर्ष होगा वहां विकास नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ी बाधा वहां उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अतः अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए भारत शुरू से ही शांति में साधनों और द्विपक्षीय वार्ता, समझौता, पंच निर्णय आदि पर बल देता आया है। सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई विवाद है तो उसको युद्ध के द्वारा ना निपटा करके समझौते के माध्यम से निपटाया जाए, शांतिपूर्वक वार्तालाप करके निपटाया जाए, इस नीति पर भारत बल देता है। ठीक है, तो भारत की ये मान्यता है कि उन्नत शास्त्रों, उन्नत माफ करना ये दोस्तों मिसप्रिंट है, शास्त्र नहीं है बल्कि ये शस्त्र है। उन्नत शस्त्र के इस युद्ध में यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसका अर्थ होगा संपूर्ण सभ्यता का विनाश। जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, लेकिन उस समय कुछ ऐसे हथियार नहीं थे जो संपूर्ण मानव सभ्यता को खतरा पहुंचाए। लेकिन दोस्तों अब प्रत्येक देश के पास में आणविक हथियार है जो कि पूरी मानव सभ्यता को समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए भारत की विदेश नीति के अंतर्गत युद्धों का विरोध किया गया है और कहा भी है कि अगर अब कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो समझ लीजिए कि मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक, भारत ने प्रारंभ से ही विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण को अपनाया है। भारत ने शुरुआत से ही निशस्त्रीकरण को अपनाया है, आवश्यक माना है कि निशस्त्रीकरण का मतलब क्या हुआ कि देश, कोई भी राष्ट्र जो है अधिकतम हथियार अपने पास ना रखे और ना उनका निर्माण करे, इस बात को अपनाता है। लेकिन वह भारत ये भी बोलता है कि अगर निशस्त्रीकरण की नीति जो है पूरा विश्व अपनाता है तो भारत भी पीछे नहीं रहेगा। लेकिन अगर कुछ देशों के ऊपर थोप दी जाती है निशस्त्रीकरण की नीति तो भारत उसके साथ भी नहीं होगा, है ना। जैसे कि दोस्तों कुछ समय पहले, अभी आगे कंसेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं तो उसी में हम इसको क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों ने जो है निशस्त्रीकरण की नीति जो है अन्य दुर्बल देशों के राष्ट्रों के ऊपर थोप दी थी और अपने आप को उस नीति से बाहर रखा था। तो उसका भारत ने भरकस जो है विरोध किया था। ठीक है ना, तो भारत का कहना यही है कि निशस्त्रीकरण की नीति पूरे विश्व को अपनानी चाहिए, है ना। भारत ने अपनी ओर से कभी भी युद्ध का मार्ग नहीं अपनाया, कभी भी भारत ने पहले युद्ध नहीं किया है, नहीं चढ़ा है। इसका अर्थ ये भी नहीं रहा है कि भारत अन्याय व अत्याचार को बर्दाश्त करे। तो भारत ने कभी पहले युद्ध का आगाज नहीं किया है। इसका मतलब ये पूरा विश्व ये ना समझे कि भारत युद्ध से डरता है या भारत कमजोर है। बेटा आके लड़ लो, फिर मालूम चलेगा कि भारत की सेना क्या है ना, भारत की ताकत क्या है। तो भारत कभी पीछे नहीं हटा है और संभवतः जहां पर भी युद्ध हुआ है भारत का, संभवतः उसको विजय ही मिली है, अगर एक आध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो, है ना। क्योंकि देखिए आज भी है ना, पता है आपको एक नई चीज है कि भारत पूरे विश्व में कहा जाता है, पूरे विश्व में कहा जाता है कि अमेरिका का माफ करना इंग्लैंड का स्टाफ मतलब समझ रहे ना, इंग्लैंड का मैनेजमेंट, भारत की सेना, इंग्लैंड का मैनेजमेंट, भारत की सेना और अमेरिका के हथियार, अगर ये तीनों आपस में मिल जाए ना तो पूरा विश्व इनसे लड़ाई नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता। इंग्लैंड के पास में मानना पड़ेगा बहुत बुद्धि है, उन लोगों के पास में बहुत माइंड है, बहुत बुद्धि है ना। अब
कभी कभी वर्ल्ड मैप में आप उनको देखना, इंग्लैंड को छोटा सा एक पिछले सा देश दिखेगा, आपको छोटा सा देश दिखेगा, लेकिन एक समय ऐसा था जब पूरे विश्व, लगभग पूरे विश्व पर उसने जो है अधिकार कर रखा था। जब भारत पर यहाँ अधिकार कर रखा था ना, उस समय की बात है, लगभग पूरे विश्व पर उसका अधिकार था। जैसे भारत पर शासन करता था, पूरे विश्व के सभी देशों पर शासन करता था। इंग्लैंड विश्व मैप में छोटा सा दिखेगा आपको, छोटा सा, ठीक है, लेकिन सिर्फ दिमाग की वजह से, उनके तो खून में ही शासन करना है। तो इसलिए कहा जाता है कि उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो बुद्धि है, दिमाग है ना, उस दिमाग का इस्तेमाल कर ले और भारत की सेना को ले ले और अमेरिका के हथियारों को ले ले, इन तीनों को आपस में मिला दे तो पूरा विश्व एक तरफ और ये तीनों देश एक तरफ हो जाए, इन तीनों से कोई जीत नहीं सकता। तो ये मुकाम है भारतीय सेना का। अब किस में हिम्मत है बताइए कि भारतीय मिलिट्री को, भारतीय सेना को कोई ललकारे, है ना। तो इसलिए कहा जा सकता है कि भारत कभी अन्याय या अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, विश्व शांति का रास्ता भारत जरूर अपनाता है, जरूर उसका प्रचार करता है, लेकिन इसका अर्थ कोई गलती से भी ये ना निकाले कि भारत युद्ध से डरता है, ठीक है। जब भी भारत पर आक्रमण हुए हैं, भारत ने अपनी रक्षा के लिए युद्ध की, पर इनसे लड़कर भी युद्ध किया है। युद्ध आपको पता है, कई सारे ऐसे युद्ध हैं जिसमें भारत ने 100% विजय प्राप्त की है और उस क्षेत्रों पर भी अधिकार किया, लेकिन भारत ने विश्व शांति का रास्ता अपनाते हुए उनके क्षेत्रों को वापस उन्हें लौटा दिया है, जिसे विश्व में आज तक किसी देश ने यह कार्य नहीं किया है। कल किसी भी युद्ध में, किसी भी लड़ाई में जब किसी अन्य देश के क्षेत्र उसके कब्जे में आ जाते हैं तो वो उन क्षेत्रों को वापस नहीं करता, लेकिन भारत ने किए हैं। 70% पाकिस्तान पर भारत का कब्जा हो चुका था, लेकिन भारत ने वापस किया है ना। क्यों? क्योंकि विश्व शांति का रास्ता अपनाता भारत, युद्ध के बाद भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की धारणा को व्यक्त करता है भारत। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, नेक्स्ट पॉइंट है साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध। इसको व्यवहारिक रूप से समझ लिए, स्लाइड आपको समझ में पढ़ सकते हैं। साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का मतलब यह है कि जब, जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा समझे आप लोग, जब ब्रिटेन ने, जब इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार करके रखा हुआ था, जिससे हम आजाद हुए 1947 में, जब इन्होंने भारत पर अधिकार किया था तो भारत की भूमि, भारत की जनसंख्या, भारत के शासन व्यवस्था, हर एक पर जो है अंग्रेजों का अर्थात इंग्लैंड का अधिकार था। तो जब अंग्रेज अर्थात इंग्लैंड भारत पर शासन कर रहा था, उस शासन करने को ही दोस्तों उपनिवेशवाद कहा जाता है। अर्थात कि इंग्लैंड ये है कहीं और के, लेकिन शासन भारत पर आकर कर रहे हैं, भारत की शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। अर्थात ये कि इंग्लैंड ने भारत को अपना उपनिवेश बना रखा था। जैसे आपका एक घर होता है, एक फार्म हाउस होता है, फार्म हाउस काय के लिए होता है ना, अन्य कार्य करने के लिए आपका फार्म हाउस होगा, ठीक है ना। बाकी तो हाँ, समझने वाले समझ भी रहे किस कार्य के लिए होता है, तो फार्म हाउस। तो इसी प्रकार से मेन स्थान कहीं और है ना, और टेम्परेरी कुछ कार्य करने के लिए, अपने अन्य कार्यों को संचालित करने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने कार्यों को चलाने के लिए, जिस प्रकार से हम अपना फार्म हाउस रखते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों इंग्लैंड जो उनका देश था, वो उनके घर था। उसी प्रकार से विश्व के कई सारे देशों पर उन्होंने इसी प्रकार से उपनिवेश बनाए हुए थे, अन्य देशों पर कब्जा किया हुआ था, उनको ही उपनिवेश बोलते हैं, ठीक है। तो भारत ने उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद की पीड़ा को सहा था, काफी लंबे समय तक सहा था। इसी कारण से भारत ने शुरू से ही उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का विरोध किया है, ठीक है। तो भारत की विदेश नीति के अंतर्गत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का हमेशा से विरोध किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाना। तो दोस्तों भारत की विदेश नीति का एक सैद्धांतिक आधार यह है कि भारत ने शुरू से ही मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाया है। जैसे कि ये स्लाइड में देखिए कि यदि सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता, सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया तो आणविक शस्त्रों से पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अगर दोस्तों सभी को देखिए, इस आज के समय में, वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो किसी भी देश को हम इग्नोर नहीं कर सकते। किसी देश को छोटा बोलकर या गरीब बोलकर भी हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास में आज दोस्तों कुछ एटॉमिक जो है हथियार है, आणविक हथियार है, जिनके माध्यम से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक देश को उतना ही मान सम्मान, उतना ही विश्व के जो पटल है उस पर स्थान देना, स्पेस देना आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम सह अस्तित्व। सभी को समान रूप से देखना, सभी को समान आदर के साथ सम्मान करना, वही जो है ये एक सह अस्तित्व है, और इस सह अस्तित्व को अपनाना बहुत आवश्यक है, ठीक है। नेहरू जी ने कहा भी था कि विश्व में आज लगभग अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है, हम दूसरों से अलग रहकर जिंदा नहीं रह सकते। हमें या तो सहयोग करना चाहिए या फिर युद्ध करना चाहिए। दो रास्ते हैं, दो में से कोई सा भी रास्ता अपना सकते हैं। या तो सहयोग के साथ रहें, सब मिलजुल कर रहें, या फिर युद्ध लड़ के मर जाए, है ना। नेहरू जी ने ये कहा भी था। तो हम शांति चाहते हैं, क्योंकि भारत की विदेश नीति का सबसे प्रथम उद्देश्य है शांति व्यवस्था को बनाए रखना, उसका विकास करना। तो हम शांति चाहते हैं, अपना बस चलते, हम दूसरों के राष्ट्र के साथ में लड़ाई बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हमारा बस चलते, बस इतना है ना, बस चलते।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 है संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास, तो मेरे प्यारे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है जरा इसको समझिए। संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों कुछ देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक संगठन है, विश्व के कुछ देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक संगठन है जिसे यूनाइटेड नेशंस के नाम से जाना जाता है। और इसी में कुछ संस्थाएं होती है जो इस यूनाइटेड नेशन का कार्य करती है, जैसे कि विश्व बैंक इसी का एक संगठन है, जैसे कि यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ये की सबसे प्रमुख अंग है यूनाइटेड नेशन का। इस प्रकार से कि कुछ संस्थाएं हैं जो यूनाइटेड नेशन में है। तो दोस्तों जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ है तो कुछ देशों का बनाया गया एक समूह है, एक संघ है जो पूरे विश्व के लिए कार्य करता है। किस देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चलना चाहिए, किस प्रकार की पूरे विश्व की व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार से पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। अगर कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी निर्बल पर अधिकार करने का प्रयास करता है, युद्ध करने का प्रयास करता है, तो वहां पर जो ये समूह है यूएन यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो समूह है ये उसका आकर के विरोध करेगा। तो इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाओं को यूनाइटेड नेशन ने बनाकर रखा हुआ। तो भारत भी दोस्तों भारत भी जो है इस यूनाइटेड नेशन की जब स्थापना हुई थी ना, तो स्थापना वाला सदस्य है भारत, स्थापना वाला सदस्य। लेकिन एक चीन के पीछे, चीन ने थोड़ी सी गद्दारी की हमारे साथ में उस समय बहुत पुराने समय में भी दोस्तों जो है चीन ने हमारे साथ में गद्दारी की कि भारत चीन के साथ इतना अच्छा मित्र था कि जब इसी यूएन की जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें प्रारंभ से 5 सदस्य हैं जो स्थायी होते हैं, उनके पास एक वीटो पावर होती है। ठीक है, तो 5 सदस्यों में से एक 5वां सदस्य भारत के लिए ओपर था, भारत के बनने के लिए। लेकिन भारत ने ये कहा कि जहां चीन होगा वहां भारत होगा, जहां चीन नहीं होगा वहां भारत नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिए कि हमें मत दीजिए इसकी स्थायी सदस्यता और चीन को दे दीजिए। तो हमारे नेहरू साहब ने आगे रह करके चीन को सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता दिलवाई थी, स्थायी सदस्यता। और अब जब भारत उसका स्थायी सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहले जो इसका विरोध, भारत के स्थायी सदस्य बनने का जो विरोध करता है ना सिक्योरिटी काउंसिल में, वो चीन ही करता है। भारत ने शुरू से ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर कार्य किया है। तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते, आधुनिक विश्व की कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते, सही बात है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य रहा है कि जब इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, उस समय से भारत जो है इसका सदस्य रहा है, लेकिन अस्थायी सदस्य रहा है। ठीक है ना। भारत इसे विश्व शांति स्थापित करने में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रमुख प्रभावशाली और न्यायोचित मार्ग मानता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय रूप से भाग लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। भारत ने कभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है। 2021 में भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। किसका? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कब? 2021 में। 2021 मतलब पिछले वर्ष ही जो है 8वां सदस्य बना था, 8वीं बार बना था, माफ करना, 8वीं बार बना था। इससे पहले 7 बार पहले भी जो है भारत सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य रह चुका है। ठीक है, विश्व में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढने में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर के सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि भारत हर कदम यूएन के साथ चला है, यूएन का सहयोग किया है। एक वो अब अलग बात है कि शक्तिशाली राष्ट्र इस पर भी कंट्रोल करके रखते हैं, उसको भी अपने अनुसार चलाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार से हमें पढ़ना है यहाँ पर उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। कमियां ढूंढेंगे तो हर जगह मिल जाएगी दोस्तों, है ना। चलिए अब चूंकि हम विशेषताओं की बात करें तो सिर्फ विशेषताओं पर चलेंगे। नेक्स्ट है पंचशील की नीति। इसको भी आप फटाफट शॉर्ट में समझे। पंचशील की नीति मतलब ये है दोस्तों कि 29 अप्रैल 1954 को चीन और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के अंतर्गत दोस्तों 5 बातें स्वीकार की गई थी दोनों देशों के द्वारा, और उन्हीं 5 बातों के कारण ही इस समझौते का नाम पड़ा था पंचशील। ठीक है, पंचशील। चीन और भारत के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौते के अंतर्गत जो 5 बातें थी वो इस प्रकार थी, जरा इन पर एक एक करके इनको जरा समझ लें। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखेंगे। दोनों देशों की अपनी स्वतंत्रता है, अपनी मान्यताएं हैं, अपना मान सम्मान है। तो दोनों देश एक दूसरे देश की अखंडता अर्थात स्वतंत्रता की जो है का सम्मान करेंगे, पहला समझौता। दूसरा था अनाक्रमण का। दोनों देश एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों देश एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। यह भी पंचशील के अंतर्गत समझौता हुआ था। तीसरा समझौता था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न चीन भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, न भारत चीन के मामलों में हस्तक्षेप करेगा। चौथा था समानता और पारस्परिक लाभ। समानता और पारस्परिक लाभ, दोनों देश समान रूप से एक दूसरे के साथ व्यवहार जो करते हैं उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है,
पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 वादे एक दूसरे के द्वारा किए गए थे। अब इसकी दोस्तों एक छोटी सी विडंबना ये है कि जब ये समझौता हुआ था 1954 में भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों के द्वारा, तो उस समय भारत ने सोचा था कि हमारी विदेश नीति की ये आज तक की सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन लेकिन चीन को कौन नहीं जानता विश्व में। चीन धोखा तभी देता है जब वो वादा करता है, बिना वादा करे धोखा नहीं देता ना। तो जब ये पंचशील समझौता हुआ तो कुछ सालों बाद चीन ने इस पंचशील समझौते को मानने से ही इनकार कर दिया। तो भारत ने जब स्टार्टिंग में, जब 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, तब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि भारत की विदेश नीति की ये सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन यही सफलता आगे चल करके भारत का दुर्भाग्य बन गया था। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी पराजय बन चुकी थी ये। ठीक है ना। तो पंचशील नीति ये भी हमारी एक विशेषता थी एक समय में, भले अब ना रही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण को आप समझ चुके हैं कि विश्व में हथियारों की जो होड़ लगी हुई है, नए नए प्रकार के हथियार बनाने की जो होड़ लगी हुई है, वो हथियार एक समय ऐसा आएगा जब मानव सभ्यता के लिए ही खतरा उत्पन्न करेंगे। क्योंकि हथियार किसके लिए बनते हैं? लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। और युद्ध से क्या कभी किसी का फायदा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इस कारण से जो ये होड़ लगी हुई है ना, जो हथियारों को बनाने के, निर्माण करने के, नए नए प्रकार के, इस पर कंट्रोल किया जाए, इस पर रोक लगाई जाए। पूरे विश्व में सिर्फ उतने ही हथियार हो जितने की आवश्यकता, अपने विकास के लिए आवश्यकता है, उतने हथियार होना चाहिए, ज्यादा हथियार नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण तो इसको भारत अपनाता है, इसको मानता है ना। लेकिन चाहता ये है कि पूरा विश्व इस रास्ते पर चले, तो भारत भी कभी पीछे नहीं हटेगा, भारत भी निशस्त्रीकरण को अपनाएगा। लेकिन अगर कुछ देश बोले कि जो है कुछ देश इसका पालन करे और कुछ देश नहीं करे, तो फिर ये इसमें भारत कभी भी इसका साथ नहीं दे रहा, कभी साथ देगा। ठीक है ना। तो भारत की ये स्पष्ट मान्यता है कि शस्त्रों की होड़ संघर्ष का प्रमुख कारण है। शस्त्रों की होड़ संघर्ष का प्रमुख कारण है। यह जहां एक और तनाव युद्ध का वातावरण निर्माण करता है, भाई दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक भी बनता है। भाई किसी भी प्रकार का, देखिए युद्ध होंगे तो क्या उस देश का विकास किसी भी प्रकार से विकास हो पाएगा? क्या राजनीतिक रूप से विकास हो पाएगा? सामाजिक रूप से विकास हो पाएगा? क्या आर्थिक रूप से विकास हो पाएगा? किसी भी प्रकार से विकास उस देश का नहीं हो सकता है। शस्त्र व सेनाएं आवश्यक जरूरी तो है, लेकिन एक सीमा तक, उनकी एक सीमा है। जितनी विवेकपूर्ण रूप से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग है, यदि सभी राष्ट्र परस्पर सहमत होकर अपने शस्त्र शास्त्रों या सैन्य बल में कमी करे, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग भी सुनिश्चित रूप से कम होती जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक जो है बाहर भी निशस्त्रीकरण की दिशा में किए जाने वाले हर संभव प्रयास को भारत ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया है। ठीक है, तो भारत ही पहला देश था जिसने कि 1963 में मास्को में हुए अणु परीक्षण विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। तो इसी प्रकार से भारत, बस आप इतना इसमें याद रखे चले कि भारत ने निशस्त्रीकरण को हमेशा अपनाने पर बल दिया है और कहा है कि पूरे विश्व को इसका मिल करके इसका पालन करना चाहिए। जितने आवश्यक है उतने ही हथियार हमारे पास हो, जितने आवश्यक है उतनी सेना हमारे पास में हो, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा शस्त्र होते, ज्यादा सेना होती है, तो फिर लड़ने का दिल करता है, लड़ने की इच्छा होती है, और जब लड़ाई होगी तो फिर नुकसान तो नहीं। ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारे साधनों की पवित्रता की नीति। बहुत जिसका नाम है उतना ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी है। समझ लोगे तो नेक्स्ट आने वाले कई सारे क्वेश्चनों को आप इजीली कर ले जाओगे। और इस प्रकार की जो बातें हैं दोस्तों, ये प्रत्येक क्वेश्चन में काम आती है, आपके कई प्रकार के क्वेश्चनों में कोड करने में काम आती है। सिर्फ मैं इसको समझाऊंगा, स्लाइड आप स्वयं पढ़ लेना। पवित्र साधनों की नीति, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मैं एग्जांपल आप लोगों के लिए, अब चूंकि यार आप लोग देख रहे हैं वीडियो, आप लोग पढ़ रहे हैं मुझसे, तो मैं आप लोगों पर एग्जांपल बना सकता हूँ, है ना। किसी और पर तो नहीं बोलूंगा, आप पे बोलता हूँ मैं कि आप BA थर्ड ईयर में हैं, आप BA कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए कि 90+% लाना चाहते हैं आप, 95, 98, 97 इस प्रकार से परसेंटेज लाना चाहते हैं। ठीक है, तो दो चीज आपके सामने है। एक 98% BA में लाना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक लक्ष्य। क्लियर है। अब इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप क्या करते हैं, क्या करेंगे आप? भाई कुछ आप लोधाई सर के वीडियो देखेंगे, किसी बुक से पढ़ेंगे, कुछ नोट्स पढ़ेंगे, है ना। 4-5 घंटे दिन में पढ़ेंगे, 4-5 घंटे रात में पढ़ेंगे, 10-12 घंटे की कंप्लीट पर डे स्टडी करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, एक ही रास्ता ये होगा काय के लिए, इस लक्ष्य पर पहुंचने के 98% पाने के लिए आप कठिन परिश्रम करेंगे, कई सारी किताबों को पढ़ेंगे, कई सारे टीचरों की मदद लेंगे। इस प्रकार से आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो एक आपका ये लक्ष्य और एक आपकी किताबें, आपके टीचर, आपकी जो मेहनत, आपके जो संसाधन है, जिनका जो है सहारा लेकर के आप इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो हो जाएंगे आपके साधन। और ये जो लक्ष्य है इसको हम बोलेंगे साध्य। अब याद रखना, साध्य और ये जो जहां लक्ष्य पर पहुंच रहे हो उसको हम बोलेंगे साधन। तो साध्य और साधन,
ठीक है। तो कहने का अर्थ इसका ये है साधनों की पवित्रता, कि लक्ष्य तो आपका पवित्र होना ही चाहिए, लक्ष्य तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन जो साधन है ना आपके ये पहुंचने के, ये भी आपके पवित्र होना चाहिए, मतलब ये साधन भी अच्छे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 98% पाने के लिए आप साल भर सिर्फ इसमें दिमाग लगाओ कि चीटिंग कैसे करना है। यूनिवर्सिटी में जाकर आप कुछ पैसे खिला रहे हैं, या चीट करने के, चिट छुपा कर एग्जाम में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे ले जाना चाहिए, है ना, कई प्रकार के रास्ते हैं। तो वो जो साधन है ना, साधन गंदे नहीं होना चाहिए, साधन पवित्र होना चाहिए, अच्छे साधन होना चाहिए जिसमें पूरी मेहनत कर करके आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। ठीक है। तो भारत की विदेश नीति भी यही चाहती है कि भाई हमारा साधन, जो हमारा लक्ष्य है वो तो पवित्र है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारे साधन है ना वो भी पवित्र ही है। हम जो है गैर अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारी विदेश नीति है। और ये जो धारणा है, ये धारणा गांधी जी की थी। किसकी धारणा थी? गांधी जी की। गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि साध्य और साधन दोनों का पवित्र होना आवश्यक है। साध्य और साध्य मतलब लक्ष्य, और साधन मतलब कि जिन साधनों के द्वारा हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं उन साधनों का, दोनों का पवित्र होना आवश्यक है, अच्छे होना आवश्यक है, उचित होना आवश्यक है। तभी जाकर के एक देश का एक सही दिशा में विकास संभव हो सकता है। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी भारत की विदेश नीति की जो विशेषताएं थी उस पर हमारा डिस्कस कंप्लीट